जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिनका नाम है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप और अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले हम वैद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश को उत्पन्न करने की विधियां और आवेश के गुणों के बारे में बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में जो टॉपिक हैं हमारे, वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, या यूँ कहें कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें काफ़ी कुछ यूज़ रहने वाला है कूलाम के नियम का। स्टार्ट करेंगे कूलाम के नियम से। तो देखिए, कूलाम के नियम को स्टार्ट करने से पहले एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो आवेश के गुण पढ़े थे, गुणों में हमने एक गुण ये भी पढ़ा था कि अगर दो समान आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं या एक दूसरे के समीप रखे जाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वध लगता है दो आवेशों के मध्य, ये हमको मालूम है। आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसा होता है ये भी हमको मालूम है। परंतु अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो आवेश आपके पास है, मान लीजिए मैं कहता हूँ आवेश, एक आवेश है आपका 1 कूलाम का, यानी कि 1 कूलाम, एक आवेश है आपका 2 कूलाम, तो दोनों एक दूसरे से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, कितना बल लगाएंगे? आकर्षण या प्रतिकर्षण तो आप बता सकते हो कि अगर दोनों समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण। परंतु ये आकर्षण या प्रतिकर्षण कितना होगा, ये कैसे हमें पता लगेगा? तो वही पता लगाने के लिए कूलाम का नियम यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं कूलाम का नियम क्या है। देख लीजिए, अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे, और कूलाम ने जब आवेश को पढ़ा, उसको समझा, तो उन्होंने आवेश से संबंधित 2 निष्कर्ष निकाले। उनके निष्कर्ष क्या थे वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 आवेश हैं, 2 बिंदु आवेश ये रहे, और ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से, ये आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर किसी माध्यम में रखे हुए हैं। तो कूलाम का नियम ये कहता है, या यूं कहें कि कूलाम के अनुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि मान लीजिए एक आवेश ये रहा आपका 1 कूलाम का, ये रहा एक आवेश 2 कूलाम का। एक सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे पर कोई ना कोई बल लगा रहे होंगे। हमारा मन ये करता है कि हम ये 2 कूलाम वाले आवेश को बदलते हैं और यहाँ पे 3 कूलाम कर देते हैं, तो क्या इनके मध्य लगने वाला बल उतना ही रहेगा? तो एक सिंपल सा लॉजिकल आंसर हमारे पास होता है कि नहीं, हमने आवेश बढ़ा दिया तो बल भी बढ़ जाएगा। और अगर हम ये कहें कि हम इन दोनों को पास लेके आते हैं, आवेश वही थे, तो एक सिंपल सी बात है कि जितना पास आएगा बल उतना बढ़ता जाएगा। तो यही निष्कर्ष कूलाम के नियम में है कि किन्हीं भी 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों संबंधों को एक साथ लेके आते हैं तो क्या आएगा? F। दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो क्या होगा? इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अगर दोनों को हम एक साथ लेके आए तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 क्लियर अपॉन r²। हमको मालूम है कि किसी भी समीकरण से जब हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? F अनुक्रमानुपाती हटा तो F इज इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो एक सिंपल सा लॉजिक हमको जो यहाँ से मिला कूलाम के नियम का कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों को एक साथ किया तो हमको मिल गया F इज इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस समीकरण में देखिए, अगर हम यहाँ पर K की बात करें तो K क्या है, एक नियतांक है, और इस K को क्या बोला जाता है, K को बोला जाता है स्थिर वैद्युत बल नियतांक, बल नियतांक, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। अब देख लीजिए, ये एक ऐसा नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके पास दो आवेश थे, आपने उन आवेशों को वायु में रखा, उन्हीं आवेशों को आपने कहाँ कर दिया, पानी के अंदर डुबो दिया। ऐसा तो नहीं है कि दोनों बार में वो दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे, क्योंकि जब हमने पढ़ा था वैद्युत बल के बारे में तो जो आपका वैद्युत बल था उसका मान माध्यम पर निर्भर करता था। तो यहाँ पर माध्यम बदलेगा, नियतांक का मान बदल जाएगा। अब देखिए, नियतांक का मान अगर बदलता है तो होगा क्या, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक। और स्थिर वैद्युत बल नियतांक का अगर हम मान ज्ञात करें वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, तो बेटा देखो वायु या निर्वात में जब हम बात करते हैं इस K की, तो इस K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब देखिए, K का मान निर्वात या वायु के लिए हमने पता तो कर लिया कि K इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका मान होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। बट यहाँ पर एक नियतांक और आ गया जिसको हमने बोला एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये आती है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो अब एप्सिलॉन नॉट को भी समझ लीजिए। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युत शीलता, या हम इसको निर्वात की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अगर हम बात करें कूलाम के नियम की, देखो बहुत सिंपल और बहुत इजी है बेटा, कि अगर दो आवेश किसी भी माध्यम में रखे जाते हैं तो वो दोनों आवेश एक दूसरे पर कोई ना कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। वो आवेश एक दूसरे पर कितना आकर्षण या कितना प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, वही मान हम या वही संबंध हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। क्या है कूलाम का नियम, कि दो स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, स्थिर वैद्युत आवेश, ये कूलाम के नियम की शर्तें हो सकती हैं कि आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और बिंदु आवेश होने चाहिए। आगे हम इन बातों को पढ़ेंगे भी कि कूलाम का नियम क्या हर तरीके के आवेश के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर ना है कि कूलाम का नियम केवल दो ही तरीके के आवेशों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, कि जब आवेश कैसे हों, बिंदु आवेश हों और साथ ही साथ वो स्थिर हों। स्थिर का मतलब है विराम में हो। गतिमान आवेश या फैले हुए आवेश के लिए हम डायरेक्ट कूलाम के नियम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या है, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों समीकरणों को मर्ज किया तो दोनों समीकरणों को इकट्ठा करने पे क्या आया, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर के साथ एक नियतांक आ जाएगा जिसको बोलते हैं K, और K का मान होता है, K का जो नाम है वो है स्थिर वैद्युत बल नियतांक। अगर हम इसके मान की बात करें तो वायु और निर्वात में जो इसका मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9। लेकिन यदि अगर हम ये कहें कि अगर ये दोनों आवेश निर्वात या वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखे हैं तो क्या होगा। जब अन्य माध्यम की बात की जाती है तो वो भी समझ लीजिए, अन्य माध्यमों में जो आपका K है उसका जो मान होता है K इज इक्वल, अन्य माध्यम में जब हम K की बात करते हैं तो अन्य माध्यम में K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ये जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को बोला जाता है माध्यम की वैद्युतशीलता,
माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसको बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। अब बात ये आती है कि निर्वात में तो इसका मान फिक्स है, हम माध्यम की वैद्युतशीलता की बात कर रहे हैं, तो माध्यम की वैद्युतशीलता का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, माध्यम की वैद्युतशीलता दी जाएगी और नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये जो आपका एप्सिलॉन होता है इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का मतलब समझ लीजिए, ये जो आपका एप्सिलॉन आर यहाँ से आएगा, एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। तो एक सिंपल सा अगर हम एक टर्म में समझना चाहें पूरे कूलाम के नियम को, तो पूरा कूलाम का नियम इन शॉर्ट हम कैसे समझ सकते हैं वो भी समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए कूलाम के नियम के सदिश रूप को कैसे समझते हैं। मान लीजिए आपको दो आवेश दिए गए हैं और इस तरीके से कोई दो आवेश आपको दिए जाते हैं। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स अक्ष। इस एक्स और वाई अक्ष पर अगर हम बात करें, ये आपकी हो गई एक्स, ये हो गई वाई और ये हो गया आपका मूल बिंदु। अगर कोई दो आवेश मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं, दो आवेश आपको इस तरीके से दिए जाते हैं, एक आवेश ये रहा आपका, दूसरा आवेश आपका ये रहा, और इन दोनों आवेशों के स्थिति सदिश आपको दिए जाए मूल बिंदु से। इसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर, मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर। आवेशों के मान q1 और q2। अब देखो ये दोनों एक माध्यम में रखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर बल तो लगाएंगे। कितना बल लगाएंगे ये हमने कूलाम के नियम से पहले ही याद कर लिया है कि जो बल होगा इनके मध्य लगने वाला वो होगा F इज इक्वल के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। परंतु इनकी दिशा क्या होगी? दिशा को ज्ञात करने के लिए हम सदिश रूप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बल सदिश राशि है तो बल की दिशा भी होगी। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस तरीके से आपको दो आवेश दिए जाते हैं, तो इनके मध्य कितना बल ज्ञात कार्य करेगा वो हम उस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। अब फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए? दूरी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम सदिश रूप में बात करें तो हम दूरियां दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। एक दूरी हम इधर से इधर नाप सकते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? r12 वेक्टर लिख सकते हैं, और एक हम इधर से इधर नाप सकते हैं, एक उधर 1 से 2 की तरफ, और दूसरी दूरी जो हम नाप सकते हैं वो इधर नाप सकते हैं 2 से 1 की तरफ, इसको हम बोलते हैं r21 वेक्टर। अब इस पूरे में देखिए, चाहे r12 वेक्टर हो चाहे r21 वेक्टर हो, दोनों के बारे में एक बात समझ लीजिए कि जो r होगा वो r12 वेक्टर या r21 वेक्टर इन दोनों के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड मतलब बराबर होगा, परिमाण इनका बराबर होगा। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ये इनका परिमाण है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो r12 और r21 ये दोनों क्या है? दो विपरीत सदिश हैं, और विपरीत सदिशों के बीच का संबंध क्या होता है कि r12 वेक्टर जो आपका होगा वो माइनस r21 वेक्टर की तरह। लेकिन हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है कि हमको बल ज्ञात करना है कि बल की दिशा क्या होगी। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम बलों की बात करें तो यहाँ पर इतना तो क्लियर है, दो बल लगेंगे। एक बल लगेगा इस पर, इस बल को हम नाम देते हैं F12 वेक्टर, यानी कि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। इस बल को हम नाम देते हैं F21 वेक्टर, यानी कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। अब इन दोनों बलों की अगर हम बात करें तो कैसे इनका सदिश रूप आएगा, इसके लिए हमें क्लास 11th की तरफ चलना पड़ेगा। क्लास 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते थे एकांक सदिश। क्या बोलते थे? एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता था कि किसी भी सदिश राशि को उसके परिमाण से अगर हम भाग कर दें तो वो जो हमको मिलता था वो कहलाता था एकांक सदिश। एकांक सदिश का मान तो एक होता था, परिमाण एक होता था, परंतु ये दिशा प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अगर हम
कूलाम के नियम का सदिश रूप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। और एकांक सदिश से अगर हम बात करें तो एकांक सदिश से एक चीज हमको ये भी मालूम पड़ती है कि अगर किसी अदिश राशि को एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाए तो वो सदिश राशि में परिवर्तित हो जाती है। जैसे f है, f वेक्टर बराबर क्या होगा, अगर यहीं से हम देख लें तो f इंटू एन कैप। किसी अदिश राशि को एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाए तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, सदिश राशि में। तो यही हमको पता करना है और इसीलिए हम अगर बात करें कूलाम के नियम के सदिश रूप की तो कूलाम के नियम का सदिश रूप होगा क्या। यहाँ पर आपको दो बल दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उन दोनों बलों के मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो देखो एक बल है आपका कौन सा, F12 वेक्टर, और एक बल है आपका F21 वेक्टर। अगर आप देखें तो F12 वेक्टर का मान क्या होगा, F12 वेक्टर आप ये भी लिख सकते हो F इंटू R। अब देखो 12 की दिशा किधर है, इधर से इधर। आपके पास R12 और R2, इन दोनों में से किसकी दिशा मैच कर रही है इसके साथ, इसके साथ ये इधर की तरफ जा रहा है, इसके साथ दिशा मैच कर रही है इसकी, इसके साथ दिशा मैच कर रही है इसकी 21 वाली की। तो ये क्या होगा, F इंटू R21 कैप, एकांक सदिश आ गया ये। इसी तरीके से आप F21 वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो F इंटू 21 नीचे की तरफ है, किसकी दिशा मैच कर रही है, इसकी दिशा मैच अगर इससे कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, R12 कैप। जरा मान रखिए, मान रखेंगे तो देखो हमको बेटा क्या मिलेगा, F12 वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, F का मान आपको पहले से मालूम है क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, अब देखो R, इधर आपने 21 लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, R21 इंटू R21 कैप। और ऐसे ही आप इसकी बात करते हो F21 वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, क्या आया है, R12 कैप। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, केवल और केवल आपके पास जो बल है उसी बल में आप क्या करेंगे, एकांक सदिश से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही आप एकांक सदिश से गुणा करेंगे आपके पास कूलाम के नियम का सदिश रूप आ जाएगा। और बल दो होंगे जब आप सदिश रूप में बात करोगे, एक बल लगेगा किस पर, Q1 पर, जो Q2 लगाएगा उसको बोलेंगे F12 वेक्टर, और दूसरा होगा Q2 पर जो Q1 लगाएगा उसको बोलेंगे F21 वेक्टर। तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये तो हमने नोटेशन दे दिया कि R12 होगा और R21 होगा, अब ये R12 और R21 की वैल्यू कितनी कितनी होगी उसको भी समझ लीजिए। R12 और R21 इनकी वैल्यू समझने के लिए देखिए, हमने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था सदिशों का संयोजन। सदिशों के संयोजन में एक त्रिभुज का नियम था। त्रिभुज का नियम क्या था, त्रिभुज का नियम ये कहता था अगर दो सदिश समान क्रम में हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, समान क्रम में होने का मतलब क्या है कि एक सदिश का हेड दूसरे के टेल से, यानी कि निरंतर क्रम में अगर हैं तो इन दोनों का परिणामी तीसरे सदिश से निर्धारित किया जा सकता है जो विपरीत क्रम में इनसे जुड़ा होता है। अगर हम इसको देखें तो इसको देखो क्या आ रहा है, फॉर्मूला आता है R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब जरा डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में इसमें R1 और R2 का सीक्वेंस क्या है, R1 और R2 का सीक्वेंस इसमें जो हमें दे रखा है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि ये R1 और ये R2, ठीक है। अब जरा इसको भी देखो, 1 2 और 2 1 कितना कैसा है, 1 2 और 2 1, देखना। अगर हम यहां से R12 निकालें, R12 निकालें, R12 किधर से किधर हमने नापा है, 1 से 2 की तरफ, R12। अब इसे और इसे जरा
तुलना करो दोनों की। तो देखो इसका हेड इसके टेल से मिला तो ये दोनों निरंतर क्रम में बन रहे हैं, तो ये दोनों निरंतर क्रम में बन रहे हैं, ये तुल्य आ जाएगा इन दोनों का। इसको देख लो, ये इधर से चले इधर गया ये एरो, इसके बाद ये आया निरंतर, एक खत्म हुआ दूसरा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको क्या मालूम पड़ता है कि यहां से हमको जो मिलेगा R2 वेक्टर इज इक्वल क्या मिलेगा, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। तो अगर आप यहां से R12 वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो R12 वेक्टर क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरीके से अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, 2 पॉइंट आपको इस तरीके से दे रखे हैं आवेश, और आप मान निकालना चाह रहे हैं किसका, R21 का। तो अब देखो इसमें देखो, इसमें अगर आप निकालोगे इसके तरीके से तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, R1 वेक्टर, इससे मैच कर रहा है ये। तो यहां से अगर आप बात निकालोगे तो क्या आएगा, R21 वेक्टर इज इक्वल R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहां से हमने दोनों फॉर्मूले निकाले 11th में जो त्रिभुज का संयोजन था उस क्रम से अगर हम बात निकालें, फॉर्मूले दोनों के मान निकालें तो दोनों के मान क्या निकल के आए हैं यहाँ पर, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका R21 वेक्टर निकल के आया है उसका मान है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और जो दूसरा निकल के आया है R12 वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे इसमें, बहुत इजीली हमने समझा है, सिंपल से हमने 2 कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किए हैं, 2 पॉइंट अप्लाई किए हैं। पहला एकांक सदिश का, क्या था एकांक सदिश का कॉन्सेप्ट, एकांक सदिश की अगर बात करी जाए तो एकांक सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश राशि को उसके परिमाण से भाग देने पर जो हमको मिलता है वो होता है एकांक सदिश। इसीलिए किसी भी अदिश राशि को हम एकांक सदिश से अगर गुणा कर दें तो वो सदिश में परिवर्तित हो जाती है। जैसे f को हमने इससे एकांक सदिश से गुणा कर दिया, ये बदल गया, f को एकांक सदिश से गुणा किया, ये भी सदिश में बदल गया। गुणा करने पर कोई इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है और उसकी जो दिशा होती है वो उसी दिशा में होगी, बनने वाले सदिश की दिशा उसी दिशा में होगी जिस दिशा में एकांक सदिश होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है और कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछा भी जाता है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। अब देखो समस्या कहाँ पे आती है, कभी कभी कुछ बच्चों के मन में ख्याल आता है कि इसके साथ 1 2 के साथ 2 1 आया और 2 1 के साथ 1 2 आया, क्यों? तो देखो ये 1 है, आवेश 2 1 है, ये आवेश 2 2 है। 1 से 2 की तरफ चल रहे हो तो ये R12 आप लिखोगे, 2 से 1 की तरफ चल रहे हो तो R21 लिखोगे। फिर आप बल की दिशाएं निर्धारित कर लीजिए। बल की दिशा जिस वेक्टर से, जिस सदिश से आपकी मैच कर जाए वो सदिश उसके साथ ले लीजिए। देखो ये किधर है, ऐसा है 1 2। अब देखो 1 2 ऐसा है और 2 1 भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों मैच कर गया, इसलिए हमने इसको लिया है। मान लीजिए कि अगर इसमें कहीं प्रतिकर्षण का केस होता है, कुछ किताबों में 1 2 के साथ 1 2 आता है, 2 1 के साथ 2 1 लिखा हुआ होता है, क्यों होता है उसका केस समझ लीजिए। मान लीजिए इस तरीके से एक सिस्टम आपको दे दिया जाता है और 2 आवेश आपके इस तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं, ये Q1 और ये Q1 और इधर ये Q2। ठीक है, ये एक धनात्मक मान लिया, एक ऋणात्मक मान लिया और इनकी स्थिति सदिश कितने हैं वो भी समझ लीजिए। इसका स्थिति सदिश है आपका R1 वेक्टर और इसका स्थिति सदिश है आपका R2 वेक्टर। अब देखो R1 वेक्टर R2 वेक्टर है, तो जो आपके एकांक सदिश या दिशाओं के सदिश होंगे वो देखो 1 से 2 की तरफ इधर R12 वेक्टर, इधर से इधर R21 वेक्टर। अब बलों की बात करें तो देखो बल क्या होगा, ये धनावेश ये ऋणावेश ये इसकी तरफ
ये F12 और ये इसकी तरफ ये F21। तो आकर्षण के केस में क्या होगा, 12 की दिशा F12 की दिशा R12 से मैच कर जाएगी और F21 की दिशा R21 से मैच कर जाएगी। तो आकर्षण के केस में तो बेटा ऐसा हो सकता है कि 12 के साथ 12 दिया जाए और 21 के साथ 21 दिया जाए, परंतु प्रतिकर्षण के केस में ये विपरीत रहने वाले हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप थोड़ा सा एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लें और कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो दो चार्जेस के लिए पढ़ा, दो आवेशों के लिए पढ़ा कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 कहीं पर रखे हैं, किसी भी माध्यम में रखे हैं, वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। क्या क्या निष्कर्ष हमारे पास निकल के आया, निष्कर्ष हमारे पास ये निकला कि जो F होगा वो कितना होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम इसी को सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में सिंपली हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 1 2 2 1। ये हमने अभी यहाँ पर अलॉट नहीं किए हैं, हम उनको ऐसा छोड़ देते हैं 1 2 2 1, जो लगाना होगा हम लगा सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए देखिए, मान लीजिए किसी माध्यम में एक से ज्यादा आवेश है। मैं कहता हूं किस तरीके से, ये एक सिस्टम दिया है, इस सिस्टम में ये आवेश है, ये आवेश है आपका Q1, ये आवेश है आपका Q2, ये आवेश है आपका Q3, ये आवेश नहीं है आपका Q4। और आप इनके स्थिति सदिशों की अगर बात करें तो मान लीजिए इनके स्थिति सदिश भी दिए गए हैं। इसका स्थिति सदिश दिया है R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश दिया है R2 वेक्टर, इसका दिया है R3 वेक्टर, इसका दिया है R4 वेक्टर। अब अगर आपसे बात करी जाए कि कोई भी एक आवेश हमने इनमें से दे दिया और एक आवेश को लेने के बाद हम आपसे ये कहें कि इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, जैसे ये है, तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। अब देखो इस पर अगर हम बलों की बात करें बेटा तो सिंपली थोड़ी भी अगर नॉलेज आपने ले ली है तो आपको ये तो बता ही सकते हो कि यहाँ पर कितने बल लगेंगे, 4 बल लगेंगे, 3 बल लगेंगे इस आवेश पर। एक लगाएगा Q1, एक लगाएगा Q2 और एक लगाएगा Q4। यानी कि अगर किसी निकाय में 2 से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं तो किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल या परिणामी बल शेष आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्या है, ये एक वस्तु है और इस वस्तु में आपसे कहता हूं कि इस तरीके से 2 बल लगे हुए हैं। एक बल इसको इधर खींच रहा है 2 न्यूटन से, एक बल इसको इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से। परिणामी बल क्या होगा और वस्तु किधर जाएगी, तो अब परिणामी बल आप 7 तो नहीं बोल सकते, 5 और 2 7 क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बलों की दिशाएं विपरीत हैं, तो ये 5 में से ये 2 कम हो जाएगा, परिणामी बल कितना आएगा 3। क्योंकि सदिश में अगर दिशा विपरीत हो जाती है तो वो सदिश माइनस में चला जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहता कि इस पर ये 3 बल लग रहे हैं, इधर एक और 5 न्यूटन का लगा है, तो कितना होगा, तो आप 12 तो बोल नहीं सकते, क्योंकि बल है, बल सदिश राशि है और ये सदिश राशि डायरेक्ट हम जोड़ नहीं सकते और डायरेक्ट हम घटा नहीं सकते, इसमें दिशा भी निर्भर करती है। जैसे अगर हम इसी की बात करें तो इसी में अगर हम ये कहते हैं कि इसमें जो बल लग रहे हैं वो केवल 2 बल इसमें लग रहे हैं, इधर 2 न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 2 न्यूटन का लग रहा है, तो ये वस्तु किधर जाएगी, ना वस्तु इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वस्तु जाएगी इधर। और कितने बल से जाएगी, वो 4 के बराबर तो नहीं होगा। ऐसे ही जब अध्यारोपण की बात करी जा रही है तो अध्यारोपण में सिंपली हमको ये बताना है कि किसी भी निकाय के आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जितने आवेश रखे हैं, किसी एक आवेश पर लगने वाले अगर बल की आप बात करते हो तो कितना बल लगेगा, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इस आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो बाकी के सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के
बराबर होगा, मान लीजिए बाकी के आवेश अलग अलग जो फोर्स लगा रहे हैं हमने उसको F1 F2 F3 नाम दे दिया, n है, n आवेश है जो उस पर बल लगा रहे हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल बाकी के सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होगा। ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले में अगर हम यहां से उठा के मान रखें तो यहां से उठा के अगर हम मान रखेंगे तो ये क्या आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, देखो K सब में कॉमन रहेगा और एक आवेश भी सब में कॉमन रहेगा। जैसे मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और हम यहां पर आपसे बात कर लेते हैं कि ये आवेश एक रखा है Q, जिस पर लगने वाले बल की हमें गणना करनी है। इस पर लगने वाले बल की अगर हमें गणना करनी है इस आवेश पर कितने बल लगेंगे, एक ये लगाएगा, दूसरा ये लगाएगा, तीसरा ये लगाएगा, चौथा ये लगाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका वो समझिए। चारों के लिए अगर हम बल निकाल रहे हैं तो देखो K सब में कॉमन आएगा और ये कितना होगा, Q1 इंटू Q अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, दूसरा Q2 इंटू Q अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, तीसरा Q3 इंटू Q अपॉन R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप। इस तरीके से Qn हमने माना हुआ है इंटू Q अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। ये होगा परिणामी बल। उस फॉर्मूले से हमने सबके बल मान निकाल लिए, बलों के F1 का, F2 का, F3 का, Fn तक निकाल लिए। जो कॉमन था K ले लिया और Q भी कॉमन आ रहा है, Q भी कॉमन आएगा। Q क्या होगा, Q वो आवेश होगा जिस पर बल लग रहा है। अगर हम इसको एक सिंपल तरीके से लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वो भी समझ लीजिए। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, और अगर हम इसको लिखें सिंपल तरीके से तो ये लिखा जा सकता है F नेट इज इक्वल क्या होगा, K इंटू Q, और इस पूरे को K और Q कॉमन आ गया, बाकी का जो भी होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे समीशन ऑफ I इज इक्वल 1 से I इज इक्वल n तक क्या होगा, QI अपॉन RI स्क्वायर इंटू RI कैप। क्लियर। तो ये इसको लिखने का एक तरीका है कि हम कैसे लिख सकते हैं बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को। तो समझ लीजिए ये दिया है आपका, ये फॉर्मूला बनेगा आपका अगर आप इसको लिख रहे हो। ठीक है, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अगर किसी निकाय में 2 से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं तो सिंपली आप करिए क्या कि जितने भी किसी भी आवेश पर अगर बल निकालना है तो जिस आवेश पर बल लग रहा है बाकी के सभी आवेशों के आप अलग अलग बल निकाल लीजिए और उन सभी बलों का आप सदिश योग कर दीजिए, सदिश योग कर दीजिए। अब देखो सदिश योग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सदिश योग अगर हमको बलों का करना है, मान लीजिए कि एक आवेश ये है और इस आवेश पर 2 बल लग रहे हैं। एक बल लग रहा है इस तरीके से F1 और एक बल लग रहा है इस तरीके से F2। तो इस पर लगने वाला परिणामी बल कैसा होगा, कितना होगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच का कोण आपको मालूम है, तो परिणामी बल का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 से। 2 सदिशों का परिणामी, त्रिभुज का नियम पढ़ा था और चतुर्भुज नियम आपने दोनों पढ़े थे। क्या था, F बराबर क्या होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। ठीक है, ये हो गया परिणामी बल का मान। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि परिणामी बल की दिशा क्या होगी। इसकी जो दिशा होगी परिणामी की दिशा के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए इनका जो परिणामी आता है, परिणामी वेक्टर ये आ रहा है
एफ, और ये इसके साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। तो परिणामी की दिशा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan अल्फा इज इक्वल F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने 11th में जो फार्मूला पढ़ रखा है, मैं फार्मूला क्या पढ़ा था कि मान लीजिए एक वेक्टर आपका ये है, ये वेक्टर आपका ए, एक वेक्टर आपका ये है, ये वेक्टर आपका बी। क्लियर? और इन दोनों के अगर परिणामी की बात करी जा रही है आपसे कि इन दोनों का परिणामी क्या होगा, तो इन दोनों के परिणामी के लिए आपने क्या फॉर्मूला निकाला था? परिणामी का जो फॉर्मूला आया था वो ये था, r इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे हमने इसमें दिया है ठीक वैसे ही फॉर्मूला था। तो परिणामी की दिशा और मान ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है, दूसरा तरीका है कि हम किसी भी बल को उसके घटकों में वियोजित कर लें और घटकों को हम जोड़ के या घटकों को हम घटा के समान दिशा में लाने के बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं हमारे पास। आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हम यूज करेंगे जो तरीका हमको अच्छा लगेगा, जो सुटेबल पड़ेगा, जो आसान रहेगा, हम उस तरीके को यूज करेंगे। और देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड हर बार बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते जरूर हैं। इस बार भी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो दिया है पहला, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सी बात समझिए, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 स्टेप होते हैं सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन को पहचानना कि क्या है, क्या दिया है और क्या हमको ज्ञात करना है। दूसरा होता है कि फॉर्मूले की पहचान करना, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी शुरुआत है तो शुरुआत में भी हमने इतने ज्यादा फॉर्मूले पढ़े नहीं हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में सिलेबस हमारा काफी आगे बढ़ जाएगा तो एक ही चीज के कई फॉर्मूले हमारे पास होंगे। तो दूसरा है फॉर्मूले की पहचान करना और तीसरा है कैलकुलेशन। ठीक, तो क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो गिवन क्या क्या है। ठीक, सॉल्यूशन हमको करना है, क्या क्या है गिवन। गिवन वाला पहले हम नोट कर लेते हैं जो दिया जा रहा है हमको। पहला दिया जा रहा है कितनी है, r इज इक्वल 0.1 मीटर। बल दिया है इन दोनों के मध्य कितना, 18 न्यूटन। साथ ही साथ ये दे रखा है कि जो आपका Q1 है प्लस Q2 कितना दे रखा है, 9 माइक्रोकूलम। क्लियर? अब अगर हम यहां से बात करें तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा हमारा वो भी समझ लीजिए। यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से अगर हम Q1 का मान निकालें तो Q1 बराबर क्या होगा, 9 माइनस Q2। ये भी किसमें आएगा, माइक्रोकूलम में। हम लगाते हैं बल, तब फॉर्मूला लगाएंगे बल का। क्या फॉर्मूला होता है बल का वो भी समझ लीजिए। F इज इक्वल के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का मान कितना है, 18। K का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 कितना है, Q1 तो Q1 दे रखा है, और Q2 कितना है, 9 माइनस Q1 दे रखा है, Q2 का मान अपॉन दूरी कितनी, 0.1 इसका होल स्क्वायर। देखिए अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 9 दूनी 18, तो ये कितना आया वो समझ लीजिए 2 इज इक्वल, इसका गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 9Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इंटू 10 की घात 9। 0.1 का आप होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा 0.01, और 0.01 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 2। अब बेटा समझो, 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो 9 और 2
11 और 11 जब ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना होगा, 11 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10 की घात -11, 10 की घात -11। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, एक क्या दिया है, Q1 भी दिया है और Q2 भी दिया है। दोनों किसमें दिए हैं, माइक्रो कूलम में दिए हैं। किसमें दिए हैं, माइक्रो कूलम में। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इनटू इसका 10 की घात -6 आएगा और दूसरे का भी 10 की घात -6, तो टोटल मिला के 10 की घात -12। अब जरा सॉल्व करो, ये उधर ले गए ऊपर तो 10 की घात 11 और वो 10 की घात -12, 10 की घात -1 बचेगा तो ये आएगा आपका 2 बराबर 9Q1 -Q1 स्क्वायर इंटू 10 की घात -1। सब कुछ सॉल्व करने के बाद अगर आप इसको लेके आते हो इधर तो ये 10 की घात 1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से क्या आएगा, 9Q1 -Q1 स्क्वायर इज इक्वल 20। इक्वेशन बनाइए तो Q1 स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा 9Q1 प्लस 20 इज इक्वल 0। ठीक है, करो। अब Q1 और Q2 दोनों के मान आपको निकालने हैं, और जब दोनों के मान आप निकालोगे क्या आएगा, यहां से आप फैक्टर करने हैं आपको। तो एक बार देख लीजिए किस हिसाब से आप फैक्टर करेंगे, क्या क्या फैक्टर आएंगे इसके। देखिए, दो फैक्टर चाहिए जिनका योग -9 हो और गुणनफल कितना है 20। 5 और 4 बन सकते हैं, क्या होगा, Q1 स्क्वायर -5Q1 -4Q1 प्लस 20 बराबर 0। इसमें आप Q1 कॉमन ले लोगे तो ये कितना आएगा, Q1 -5, इधर -4 कॉमन ले लोगे तो Q1 -5। इस हिसाब से आपका आया Q1 -5 और दूसरा आया Q1 -4 बराबर 0। अगर आप यहां से मान निकाल लेते हो तो यहां से बेटा आपके पास दो मान आने वाले हैं Q1 के। एक Q1 आएगा कितना 4, जब Q1 4 आएगा तब Q2 कितना हो जाएगा 9 - 4 बराबर 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, दूसरा जब आप मान निकालते हो यहां से, पहला तो ये हो गया, दूसरा अगर आप यहां से मान निकालते हो तो Q2 कितना आएगा, सॉरी Q1 कितना आएगा, Q1 दूसरा Q1 आएगा आपका 5 माइक्रो कूलम। अगर Q1 5 माइक्रो कूलम आएगा तब Q2 बराबर 9 - 5, तो Q2 कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो आवेश निकल के आ रहे हैं इसमें वो कितने आ रहे हैं, 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम। तो समझ में आया बड़ा आसानी से। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। कितनी आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं, केवल हमको ये मालूम हो कि जो दे रखा है हम केवल उसको जान लें और कौन सा फॉर्मूला लगाना है केवल हम उसको जान लें, तो क्वेश्चन कोई भी हो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। जैसे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो बिंदु आवेश -e का मतलब इलेक्ट्रॉन का है तथा +4e आवेश तथा +4e परस्पर दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में हो। E आवेश तथा बेटा यहां आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, परस्पर d दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में हो। संतुलन में आप समझ लीजिए, दो आवेश दे रखे हैं, पहले वो ये आवेश -e, ये कौन सा है Q1, दूसरा आवेश Q2 कितना दिया है, ये दिया है +4e। बोला ये है कि दोनों के मध्य की जो दूरी है कितनी है, दोनों के मध्य की जो दूरी है वो d है, ये जो दूरी है वो कितनी है d।
तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहां पर रख दिया तीसरा आवेश और ये दूरी कितनी है x, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या दिया है, माना प्लस q माइनस e प्लस q जो है प्लस q आवेश माइनस e से x दूरी पर है। तब संतुलन की बात करी गई है, तो बेटा देखो संतुलन की अवस्था में क्या होता है। अब देखो एक नॉर्मल सी बात समझना, यहां पर दो आवेश हैं, q पर कितने बल लगेंगे, दो, एक बल लगाएगा q1, एक बल लगाएगा q2। तो संतुलन की अवस्था में होना क्या चाहिए, F जो टोटल होना चाहिए वो कितना, 0, टोटल F 0 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों बल जो लग रहे हैं इधर से या उधर से, इन दोनों बलों का योग कितना होना चाहिए, 0, F1 प्लस F2 इज इक्वल 0। अब देखो F1 प्लस F2, थोड़ा डायग्राम में ध्यान से समझिए। डायग्राम में क्या होगा, ये धनावेश ये ऋणावेश, इस पर क्या होगा, एक आकर्षण बल कार्य करेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ, ये F1, ये धनावेश ये भी धनावेश, तो क्या होगा, दोनों धनावेश हैं तो दोनों धनावेशों के बीच क्या कार्य करेगा, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहां पर एक और आ जाएगा, ये क्या, F2, दोनों समान दिशा में आ रहे हैं। तो अब दोनों समान दिशा में आ रहे हैं, इसके लिए देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये इधर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बीच में तो किसी भी स्थिति में ये 0 आएगा नहीं। तो हमें डायग्राम में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। क्या संशोधन करना पड़ेगा कि आपके पास दो आवेश हैं, ये माइनस e और ये प्लस 4e, इन दोनों के बीच की दूरी जो आपको दी जा रही है वो दूरी दी गई है इन दोनों के बीच की d। हम ये मानते हैं कि तीसरा आवेश इससे x दूरी पर इधर रखा है, यहां पे रखा है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर हमने यहां पर रख दिया तीसरा आवेश, ये x दूरी पर रख दिया। अब देखो, अब इस पर क्या होगा, माइनस वाला इसको क्या करेगा, ये q1 था, ये q2 था, माइनस वाला इसको आकर्षित करेगा तो F1, प्लस वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये F2। इस स्थिति में अगर हम देखें तो इस स्थिति में क्या होगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं बल। तो F1 माइनस F2 बनेगा इनका टोटल, F2 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, F1 बराबर F2। मान रखो जरा, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, K Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन दूरी कितनी है Q1 की, x स्क्वायर इज इक्वल, उधर देखो K Q2 इंटू कैपिटल Q अपॉन दूरी कितनी है, d प्लस एक्स होल स्क्वायर, Q से Q कैंसिल, K से K। मान रखेंगे Q1 का मान माइनस e रखा तो e ही जाएगा, हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं होता, e अपॉन एक्स स्क्वायर, उधर कितना 4e अपॉन d प्लस एक्स होल स्क्वायर, e से e कैंसिल, क्या होगा, d प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल 4x स्क्वायर, या d प्लस एक्स समझते जाइए होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। कर लीजिए स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर करके आप जब घटाओगे तो क्या होगा, d प्लस एक्स इज इक्वल 2x, ये उधर जाएगा तो 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा, d, x उधर आया, 3x इज इक्वल d, यानी कि x इज इक्वल d अपॉन 3। यानी कि ये जो तीसरा आवेश होगा वो माइनस e की तरफ d अपॉन 3 दूरी पर रखा जाए तो ये निकाय संतुलन में रहेगा, अन्यथा की स्थिति में ये निकाय संतुलन में नहीं होगा। ठीक है, समझ लीजिए, क्योंकि बीच में इसलिए नहीं रखा जा सकता था कि दो आवेशों के मध्य तीसरा आवेश संतुलन में तभी रहेगा जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, अन्यथा की स्थिति में अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो संतुलन या तो इसके इधर मिलेगा या दूसरे वाले के उधर मिलेगा।
और नॉर्मली जो मिलने के चांस होते हैं वो कम वाले की तरफ मिलने के चांस होते हैं, जिसका मान कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से भी तुलना कीजिए। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो चीजें दी गई हैं। पहले तो दो बल आपको निकालने हैं, एक बल निकालना है आपको वैद्युत बल और एक बल निकालना है आपको गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो, वैद्युत बल के लिए आप बात करते हो, वैद्युत बल के लिए आपको क्या मालूम है कि Q1 बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि -1.6 × 10⁻−19, Q2 बराबर प्रोटॉन प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलम। दूरी दी ही गई है 5.3 × 10⁻−11। ठीक है, अगर हम बल निकालें तो बेटा देखो, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। करो जरा, F 9 × 10⁹, Q1 कितना, Q1 की बात कर रहे हैं तो 1.6 × 10⁻−19, Q2 भी इतना ही 1.6 × 10⁻−19 अपॉन 5.3 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैद्युत बल निकल आएगा। जो भी मान आएगा वैद्युत बल का, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करने के बाद अगर हम इसकी बात करें तो अब देखिए कि कितना आएगा, गुणा करते हैं। 1.6 × 1.6 कितना होता है, तो 1.6 × 1.6 होता है आपका 2.56, तो ये आपका आएगा 9 × 2.56 × 10⁻, को सॉल्व करते हैं तो 19 19 38 38 में से 9 कम होगा 29। ठीक है, अपॉन इसको करेंगे तो ये आपका होता है 28.09 × 10⁻−22। अब जरा इसको करिए, ये कितना आएगा, अपॉन 28.09 इंटू 10⁻⁻7 बचेगा। अब इसको जरा देखो कितना आएगा, 23.04 में 28.09 का डिवाइड करिए जरा, कितना आएगा। ये 1 से तो लेस आना है, ये समथिंग 0.8 कुछ आएगा, और अगर हम इसको कर लें तो 0.82 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आ गया ये आपका फोर्स। इसी फोर्स को आप कंपेयर करेंगे किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। तो आप देखो, इन दोनों के बीच जब ग्रेविटेशन की बात करी जाएगी, गुरुत्वाकर्षण की मतलब, तो गुरुत्वाकर्षण के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, द्रव्यमान। तो m1 यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन मतलब आपका इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और आपको फॉर्मूला लगाना है ग्रेविटेशन के लिए, Gm1 × m2/r²। दोनों फोर्स निकालने के बाद आपको वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक और गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन, दोनों का क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है, जो हमें इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, ये हम कर लेंगे, बड़े आसानी से कर सकते हैं हम इसको पूरा। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखते हैं कितना आएगा इसका गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना निकालें, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.6 × 10⁻⁻
27 बटे कितना था 5.3 इंटू 10 की घात -11 का होल स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे पूरे को, नीचे वाला तो हमको मालूम है कि हमने थोड़ी देर पहले किया था, कितना आएगा, ऊपर वाले में भी 10 की घात अगर हम सॉल्व करें तो 11 और 31 होता है 42, 42 और 27 69। ठीक है, इनका गुणा करते हैं, इनका गुणा कितना आएगा, करिए फटाफट। इनका जो गुणा करेंगे वो आएगा हमारा 97.11। कर लीजिएगा सॉल्व, इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, जो भी आंसर आपका आता है। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इसके बाद आपको FE/FG कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर बिंदु आवेश Q रखा है। त्रिभुज के केंद्रक पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के लिए हमको ज्ञात करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, हम इसको बना लेते हैं। इसके प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा हुआ है, प्रत्येक कोने पर बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। यहाँ पर भी Q रखा है, यहाँ पर भी Q रखा है, यहाँ पर भी Q रखा है। इसकी जो भुजाएं हैं वो आपको दी गई हैं 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी, तीनों 10 सेंटीमीटर की होंगी। बल हमें ज्ञात करना है, परिणामी बल केंद्रक पर। देखिए केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के बारे में भी समझ लेते हैं। जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर एक लंबवत ये गिराते हैं, ये तीनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, ये जो बिंदु होगा इस बिंदु को बोला जाता है त्रिभुज का केंद्रक। और त्रिभुज के केंद्रक के बारे में एक बात समझ लीजिए। मान लीजिए ये केंद्रक है, इस केंद्रक को हम मान लेते हैं O। अगर हम त्रिभुज के केंद्रक की बात करें तो त्रिभुज के केंद्रक के लिए समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में जो आपका केंद्रक होता है, केंद्रक की शीर्ष से दूरी, जब हम केंद्रक की शीर्ष से दूरी निकालते हैं, वो जो दूरी हमारी आएगी वो आएगी R इज इक्वल होता है समबाहु त्रिभुज में भुजा √3, भुजा अपॉन √3। भुजा अपॉन √3 का मतलब है 10/√3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इस पर रखे हुए आवेश, यहाँ पर एक आवेश रखा है, कितना आवेश रखा है, कैपिटल Q। इस कैपिटल Q पर कितना बल लगेगा। तो पहले तो देखिए इस कैपिटल Q आवेश पर अगर हम बल की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल Q पर आपके 3 बल लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बल लग रहा है इसका इधर की तरफ, ये F1। एक बल लग रहा है इसका, ये भी प्रतिकर्षण होगा, ये आपका F2। और एक बल लग रहा है इधर की तरफ, ये हो गया आपका F3। क्लियर। 3 बल लगते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिए गए त्रिभुज में तीनों बल, देखो तीनों की दूरियां समान आ रही हैं, तीनों आवेशों के मान समान है, तो तीनों बल कैसे होंगे, समान होंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दिए गए त्रिभुज में दिए गए त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं किस पर, केंद्रक पर रखे आवेश पर बल, कितने बल लग रहे हैं, 3 बल हमको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा, F1 बराबर F2 बराबर F3, कितना होगा
कूलाम के नियम से अगर हम बात करें तो बल का मान होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, देखो 10 अपॉन रूट 3 सेंटीमीटर में है, और 10 अपॉन रूट 3 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो ये कितना होगा, ये होगा 0.1 अपॉन रूट 3 मीटर। ये इसका मीटर परिवर्तन है। तो अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर, और ये कितना हो जाएगा आपका जो मान निकल के आ रहा है F1 इज इक्वल F2 इज इक्वल F3। कितना निकल के आ रहा है, ये 3 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 3K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 0.01, 0.01, क्योंकि 0.1 का जो स्क्वायर होगा वो 0.01 होगा। अगर हम इसको क्या करें, सॉल्व करें, और तो ये मान कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 300 इंटू के क्यू इंटू स्मॉल क्यू। क्लियर। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये तो बलों के मान आए, परंतु अगर हम परिणामी बल की बात करें बेटा, तो देखो परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल, परिणामी बल की बात करते हैं तो देखो परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल आपने पढ़ा है, जो नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अगर हम तीनों का मान रखें, सॉल्व कर देखो, तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो F नेट कितना होगा, आप F3 को मान लीजिए, और F3 को मानने के बाद अगर आप इनके बीच के कोण देखें, एंगल निकालते हैं इन तीनों के बीच के, F3 और F1 के बीच कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का, और F1 और F2 के बीच भी एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री का। तो परिणामी बल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो पहले F1 और F2 का परिणामी निकालेंगे, F1 और F2 का। तो अब देखो बेटा, हम F1 और F2 का परिणामी निकालते हैं। क्या आएगा, F1 व F2 का परिणामी बल। F1 और F2 का परिणामी बल निकालते हैं तो क्या आएगा, ये F डैश इज इक्वल अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब देखिए F1 F2 का मान सेम है, F1 F2 F3 तीनों के मान सेम आए हैं, और जब तीनों के मान सेम आए हैं कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है 120। तो ये जो आपका आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद F डैश जो आपका आएगा वो आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इन सब के अगर आप मान रखते हो तो ये आपका आएगा F2F1 स्क्वायर माइनस प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हमने इसको क्या लिख लिया इन दोनों की जगह, 2F1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ये F1 F2 भी इक्वल है तो ये भी F1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू माइनस 1/2। 2 से 2 सॉरी, ये जब आप लिखोगे तो ये 1/2 नहीं आएगा, ये आप देखिए क्या आएगा, ये आपका आया प्लस 2 इंटू F1 स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2F1 स्क्वायर में से ये लेस होगा, ये क्या आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर, या इसी को अगर हम चाहें तो F डैश इज इक्वल क्या आया, F डैश इज इक्वल F3। ठीक है, F डैश की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का जो परिणामी आएगा F1 F2 का, वो F3 के इक्वल आ जाएगा तथा विपरीत दिशा में होगा। और जब ये विपरीत दिशा में होगा तो देखो बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो आपका F डैश व F3 हैं कैसे होंगे, बराबर व विपरीत होंगे।
अब देखो इन दोनों का जो टोटल आया F1 और F2 का, ये जो टोटल आ रहा है वो ये आ रहा है, और मान इसका किस दिशा में आ रहा है, F3 के विपरीत दिशा में। मान बराबर है, दिशा विपरीत है, तो इस स्थिति में क्या होगा, बराबर व विपरीत हैं, तब परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल। अगर बेटा परिणामी बल की बात करें तो F इज इक्वल क्या होगा, F3 माइनस F डैश, यानी कि F इज इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन में केंद्रक पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो 0 आएगा। क्लियर। तो इसमें देखिए हम सदिश गुण का प्रयोग कर रहे हैं, सदिश योग कर रहे हैं बलों का, और बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से कि हमने केंद्रक की दूरी निकाल ली। दूरी निकालने पर तीनों कोणों से अगर हम बात करें तो इसकी दूरियां भी समान हैं, तीनों कोणों पर आवेश भी समान है, तो तीनों बल समान होंगे। और इस परिस्थिति में हम अगर बलों की बात करें तो ये जो टोटल बल आएगा, परिणामी बल आएगा इसके केंद्रक पर, वो 0 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर बिंदु आवेश Q रखा गया है। वर्ग के केंद्र पर प्लस Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कुछ उसी तरीके से होगा जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। अब की बार हमको क्या करना है, एक वर्ग लेना है। देखिए मान लीजिए ये एक वर्ग है, और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितना आवेश माना गया है, Q, 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 Q। इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D। इसके केंद्र, अब देखो बेटा केंद्र की अगर बात करी जाए तो केंद्र कहाँ पर होता है, इसके विकर्णों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो होता है इसका केंद्र। तो हमने इसके विकर्ण खींचे, ये यहाँ पर आ गया, ये है इसका केंद्र। अब अगर इसके केंद्र पर हम कोई आवेश रखते हैं, इसके केंद्र पर अगर हम कोई आवेश रखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर Q आवेश रख दिया, कितने बल लगेंगे, 4 बल लगेंगे। और इस पर जो 4 बल लगेंगे वो कैसे होंगे, उनकी बात करते हैं। देखिए इसके केंद्रक पर अगर हम बलों की बात करें तो चारों शीर्ष पर 4 आवेश रखे हुए हैं, तो इसके केंद्रक पर भी कितने बल लगेंगे, 4 बल लगेंगे। और अगर हम उन बलों की बात करें तो बल के परिमाण और दिशा क्या, देखो ये धनावेश, केंद्र पर भी धनावेश, तो पहला बल लगेगा इधर, ये बल होगा एक बल लगेगा इधर, इसको मान लीजिए ये क्या हो गया, FA। ठीक, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश, तो इस पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दिशा होगी FB की। ये धनावेश, इस पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दिशा हो गई FC। ये भी धनावेश, तो ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये दिशा हो गई FD। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में देखिए दिए गए, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो क्या होगा सॉल्यूशन, दिए गए वर्ग के लिए, अगर जो वर्ग हमको दिया गया है इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए क्या होगा, जो A से दूरी होगी वही B से होगी, वही C से होगी और वही D से होगी। इसके अलावा आपको आवेश भी दिए गए हैं, QA इज इक्वल QB इज इक्वल QC इज इक्वल QD। चारों का मान क्या दिया है, Q। अगर चारों का मान Q दिया है तो इस स्थिति में, अगर इस स्थिति में हम बात करें तो इस स्थिति में क्या हो सकता है वो समझिए। इस स्थिति में जो आपका होगा FA वो किसके बराबर होगा, FB के बराबर होगा, वो होगा FC के, और वही होगा FD के, और सबका मान कितना होगा, K इंटू Q इंटू कैपिटल Q। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, कैपिटल Q, इसको मान लीजिए आप R अपॉन R स्क्वायर। ठीक, चारों बल बराबर हैं, और देखिए चारों बल में अगर हम बात करें तो दो दो के पेयर हमारे विपरीत दिशाओं में पड़ रहे हैं। जब दो दो के पेयर विपरीत दिशाओं में पड़ रहे हैं तब परिणामी बल कैसे निकलेगा,
परिणामी बल। परिणामी बल क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, F A वेक्टर प्लस F B वेक्टर प्लस F C वेक्टर प्लस F D वेक्टर। अगर हम इनकी बात करें तो देख लो F A वेक्टर, F B वेक्टर, F C वेक्टर और F D वेक्टर, क्योंकि F A और F C बराबर और विपरीत हैं, F B और F D भी बराबर और विपरीत हैं, तो हम ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, चूंकि F A वेक्टर इज इक्वल है माइनस F C वेक्टर के, और दूसरा जो आपका F B वेक्टर है वो किसके इक्वल है, माइनस F D वेक्टर के, तब जो आपका नेट फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 0। तो इसमें भी नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो समझ लीजिए क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके के बनते हैं जैसे इसमें दिए जा रहे हैं कि नेट फोर्स आपको निकालना है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमको केवल क्या करना है, सदिश योग करना है। पहले हमें बलों के मान निकालने हैं कूलाम का नियम लगा के, और उसके बाद जितने भी बल आते हैं उनका सदिश योग कर लेना है, या हम कहें कि हमको क्या कर लेना है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा लेना है, जिसके आधार पर हम परिणामी बल का मान किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बात की थी आवेश, उसके प्रकार और आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। इस वीडियो में हमने बात करी है कूलाम के नियम की और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। अब जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।